हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है, इलुस्ट्रेट द एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल्स बताने हैं फॉर द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। आप सभी जानते हो कि जो विलियमसन सिंथेसिस है वो किसके लिए होता है? ईथर को प्रिपेयर करने के लिए। जो ईथर फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि ये जो ROR फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें ये R ग्रुप्स आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये अराइल ग्रुप भी हो सकता है या एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेथड हम इसको कहते हैं ईथर प्रिपरेशन का, विच इज विलियमसन सिंथेसिस। उसके क्या लिमिटेशंस हैं उनके बारे में आपको डिस्कशन करना है, साथ ही साथ आपको उनके एग्जांपल्स प्रोवाइड करने हैं। तो एक्चुअली अगर आप क्वेश्चन 25 पे डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना उसको भी साथ का साथ देख लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 दे आर इंटर रिलेटेड। जस्ट इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर 24 को पब्लिश किया गया है, तो आप प्लीज वहां पे उसको एक बार रेफर कर लेना। तो वहां पे जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट 1, 2 और 3 है, वो आपको पूरी तरह से विलियमसन सिंथेसिस को समझाने के लिए सफिशिएंट इनफ है। ठीक है। अब देखो, विलियमसन सिंथेसिस जैसे कि मैंने कहा कि ये ईथर प्रिपरेशन के लिए काम में आता है। इसके अंदर क्या है, इस दिन में एक तो आप लेते हो सोडियम एल्कोक्साइड और दूसरा आप लेते हो एल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि सोडियम और हैलाइड जो है वो बहुत इजीली क्या बना लेते हैं, सोडियम हैलाइड सॉल्ट बना लेते हैं। पीछे जो आपके ग्रुप्स रह गए वो दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और इसी को हम कहते हैं ईथर। ठीक है। अगेन जैसे कि मैंने कहा, ये एल्काइल ग्रुप्स आपके सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, एल्काइल की जगह अराइल भी हो सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है। बट यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती है विलियमसन सिंथेसिस में, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। पहली बात कि आप कोशिश करोगे कि जो आपका एल्काइल हैलाइड हो वो प्राइमरी ही हो। ठीक है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है तो ऐसे में जो आपका हेलोजन ग्रुप है उसका लीव कर जाना काफी आसान होता है। ये बहुत एक इजी लीविंग ग्रुप हो जाता है, जिसकी वजह से आर जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, सो दैट दिस आर कैन इंटरैक्ट विद RONA, जहाँ पे कि सोडियम के निकलते ही ये आर ग्रुप इससे जुड़ जाएगा एंड दिस गिव्स यू ROR, जिसको कि आप ईथर कहते हो। ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है, जो लिमिटेशन है इसकी बेसिक लिमिटेशन, उसमें मैं आपको बताती हूँ। ऑलरेडी हम क्वेश्चन 24 में कर चुके हैं, बट एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से एल्काइल ग्रुप को एल्कोक्साइड की फॉर्म में लेते हो और किसको आप एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में लेते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये है मेरे पास एक इथाइल ब्रोमाइड और ये है मेरे पास में सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अगर हम इस वाले केस को लें, आप खुद सोचो कि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे सोडियम है, इन दोनों को बाहर निकल जाना चाहिए और ईथर का बन जाना चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पे तो ईथर बन रहा है। बट अगर इसी की जगह पे मैंने इसको रिवर्स कर लिया होता, यानी कि जो मेरा टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है उसको तो मैंने RX बना दिया होता, और जो मेरा दूसरा ग्रुप है यानी कि प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड है, इसको मैंने क्या बना लिया होता है, एल्कोक्साइड बना लिया होता, RONA बना लिया होता। तब क्या होता? तो तब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा आप लोगों को इफेक्ट देखने को मिलता कि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि आपका X और Na जो है वो निकल जाएंगे सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में। ऐसा ही सोचोगे आप, बट ऐसा यहाँ पे एक्चुअली होता नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है। तो जो आप सोच रहे हो उससे कुछ उलट ही आपको देखने को मिल जाता है। देखो, ये जो आपके सोडियम एल्कोक्साइड्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे से ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम मेथॉक्साइड हो गया या फिर सोडियम इथॉक्साइड हो गया, तो ये सभी जो एल्कोक्साइड ग्रुप्स होते हैं ना, ये आपके बहुत अच्छे बेसिस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अच्छे बेस होते हैं। और बेस कौन होते हैं? जो कि प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं, ले जाते हैं अपने साथ। अब प्रोटॉन से क्या मतलब हुआ, तो देखो इस कार्बन को अगर आप टर्शियरी अल्काइल कार्बन की बात करो तो यहाँ पे तीन तीन मिथाइल ग्रुप मुझे नजर आ रहे हैं। सभी के ऊपर हाइड्रोजन्स भी अवेलेबल हैं जो कि एसिडिक नेचर के भी हैं। तो ये बेस क्या करेगा कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन्स हैं इनको अपने साथ ले जाएगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, तो हाइड्रोजन के निकलते ही आ गया नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए वो शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ से आपका ब्रोमीन जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा कलर सेम है तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो। एक बार फिर से मैं आपको कलर चेंज करके बता देती हूँ कि मैंने क्या बात की। मैंने कहा कि ये बेस जो है ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। अब हाइड्रोजन जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन भी है। तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन गया H+ की फॉर्म में, तो पीछे रह गया नेगेटिव चार्ज।
ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ऑब्वियसली स्टेबल नहीं है, तो जैसे ये कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट होगा तो यहाँ से ब्रोमीन आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, जिससे हुआ ये कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो अब आपको देखने को मिल रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। तो हम बनाना तो चाहते थे ईथर, पर बन क्या गया हमारा एल्कीन। ठीक है, तो ये एल्कीन हमें एज अ प्रोडक्ट मिला, जबकि हम बनाना ईथर चाहते थे, ये तो हमें मिला ही नहीं। सो दिस इज द लिमिटेशन। इसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो एल्काइल हैलाइड यूज करोगे वो आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप है, ये जो RONA ग्रुप है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये R आपका प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, लेकिन जो आपका एल्काइल ब्रोमाइड है वो हमेशा ही प्राइमरी होना चाहिए। अदरवाइज आपको कुछ और ही प्रोडक्ट मिल जाएगा, ईथर की जगह पे एल्कीन्स मिल जाएंगे। दूसरी बात अगर हम करें तो वो है आपकी अराइल हैलाइड्स या फिर विनाइल हैलाइड्स को लेकर। आप कभी भी अराइल हैलाइड यानी कि ARX या फिर जो आपके विनाइल हैलाइड होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से ये जो फॉर्म होती है इसको विनाइल हैलाइड कहते हैं, इनको आप कभी भी यूज नहीं कर सकते विलियमसन सिंथेसिस में इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ओके, इन्होंने आप एक्सप्लेन नहीं कर रखा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली होगा क्या कि मान लेते हैं कि हम ARX को एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग है ना बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग को मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ और इसके ऊपर क्या लगा है, डायरेक्टली मान लो ब्रोमीन लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ मैंने ले लिया CH3ONA। ठीक है, तो एक तो हो गया मेरे पास में सोडियम एल्कोक्साइड, दूसरी तरफ हो गया मेरे पास में फिनाइल ब्रोमाइड। अब ऐसे में हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से सोडियम और ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और जो आपका ये फिनाइल ग्रुप है वो जाके जुड़ जाएगा विद OCH3 और ये आपको ईथर मिल जाएगा। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऐसा कुछ होगा कभी भी नहीं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाता है कुछ और ही। देखो ये जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन का क्या होता है, बेंजीन के साथ में रहता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये आप लोग पढ़कर आ चुके हो मेरे साथ में जब हम लोग अराइल हैलाइड्स पढ़ते थे। जो ब्रोमीन ग्रुप होता है ना वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसी को ही आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हो, और इसी का ही हम देखते हैं प्लस आर इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्रोमीन के पास में है तीन तीन लोन पेयर्स जो कि ये बहुत इजीली किसी और के साथ में शेयर कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम क्या देखते हैं कि ये ब्रोमीन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है बेंजीन को, एंड इन दिस वे ये जो बेंजीन है ये आपकी रेजोनेंस में रहती है ब्रोमीन के साथ में। अब इसका इफेक्ट ये होता है कि एक्चुअली जितने भी यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे उसमें मैक्सिमम टाइम इस बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि सर्कुलेट हो रहा है चार्ज। ये जो ब्रोमीन है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन और फिनाइल के बीच में आ जाएगा एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन शो कर देती हूँ ये शो करने के लिए कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। सो एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के होने की वजह से ये जो कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है ये थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाता है, यानी कि स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए इस ब्रोमीन का अब बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। नाउ इट्स नॉट दैट इजी, और इसी वजह से सोडियम और ब्रोमीन जो है वो सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। जब निकलेंगे ही नहीं तो फिर ये जो एल्कोक्साइड है ये बने, सॉरी ईथर है वो बनेगा कैसे? तो ये ईथर आपका कभी भी बनेगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन ही नहीं आपको देखने को मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, कोई किसी भी तरह का प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ये रिएक्टेंट दोनों के दोनों बस ऐसे ही रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पड़े रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये जो है ये कुछ लिमिटेशन थी विलियमसन सिंथेसिस की, एंड आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे और डिटेल में ईथर्स को लेकर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बट फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 25 में इतना ही। सो आई गेस कि आप ये सब समझ चुके हैं विलियमसन सिंथेसिस को और बेहतर तरीके से। पिछले कुछ क्वेश्चन से हम लगातार विलियमसन सिंथेसिस और ईथर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप ईथर्स को और बेटर समझना चाहते हो तो बिल्कुल लाइन वाइज सभी क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए आप लोग अगर आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी देखने को मिलेगी। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू वेरी सून।